Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your Pak Studies teacher Miss Farheen and I welcome you all to your Pak Studies class. My dear students, आज का objective हमारे lecture का क्या है? Let's quickly have a look at it. In today's lesson, you will be able to analyze the important political events from 1906 till 1947. तो जिसमें आप बहुत से इंपॉर्टेंट इवेंट्स जैसे कि शिमला डेपुटेशन है, इसके अलावा खिलाफत मूवमेंट है और इसके अलावा डे ऑफ डिलीवरेंस है और टिल 1947 जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स थे व्हिच लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, हम उन तमाम इवेंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, द नॉलेज under which this topic or all these objectives are discussed in your book is knowledge 1.11, analysis of political developments from 1906 till 1947, and the page is page number 14 of your books. So my dear students, basically ये lesson जो है, ये topics जो हैं, ये काफ़ी lengthy हो जाते हैं for one lesson. For that मैंने इसको दो जो है lessons में divide किया है. आज इसका part A है. हम इसको till 1932 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक जो है वो डिस्कस करेंगे, पार्टीशन ऑफ बंगाल से लेके व्हिच हैपेंड इन 1905. सो यहाँ तक के ड्यूरेशन के अंदर जो भी पॉलिटिकल एडवांसमेंट्स हुई, जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई, हम उनको डिस्कस करेंगे और बाकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स व्हिच लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हम उसको अगले लेसन में डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट दिस इज यूनिट नंबर 1 ऑफ योर बुक्स, आइडियोलॉजिकल बेसिस, स्ट्रगल एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. So quickly open your books, page number 14. I hope everybody has opened the book. So my dear students, let's quickly start the topic. So my dear students, as you all know कि हम पाकिस्तान के historical background को देख रहे हैं, किस तरीके से, क्या आइडियोलॉजी से हमने स्टार्ट किया था और उसके बाद हमने मुख्तलिफ फेजेस डिस्कस किए, क्या प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स की इसके अंदर काविशें थी, किस तरीके से उनकी स्ट्रगल इसके अंदर शामिल है, कौन कौन से रिफॉर्म्स जो हैं बनाए गए, कौन कौन सी मुश्किलात मुसलमानों को वहाँ फेस करनी पड़ी, टू नेशन थ्योरी किस तरीके से उसका आगाज़ हुआ. हम ये तमाम इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं. अब हमने 1905 से लेकर 1947 तक जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई which ultimately led to the creation of Pakistan, हमने एक एक करके उन तमाम को डिस्कस करना है. सो इट इज काइंड ऑफ अ स्टोरी जिसको आप लिंक कर सकेंगे कि अच्छा देखिए जब ये पॉलिटिकल एडवांसमेंट हुई तो इससे क्या फायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ, which are going to discuss it all. So it is a kind of a timeline जो कि चल रही है और आपने इन इवेंट्स को कनेक्ट करते जाना है. ठीक है, सो हम इसको 1905 बहुत इंपॉर्टेंट एक काम हुआ था हिस्ट्री में, which was the partition of Bengal, उसको हम डिस्कस करेंगे. तो क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी सब कॉन्टिनेंट में और उनसे जो है हिंदू और मुसलमान संभाले एक तरह से नहीं जाए थे. दे वर अनएबल टू एडमिनिस्टर सच अ लार्ज पॉपुलेशन और उन्होंने क्या किया कि उनको प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर करने के लिए, प्रॉपर्ली गवर्न करने के लिए उन्होंने बंगाल को दो हिस्सों में पार्टीशन कर दी, उसकी ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल. और ये किस तरीके से पार्टीशन हुई? ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स. जहां हिंदू मेजॉरिटी थी उसको एक सेपरेट पार्ट बना दिया, जहां मुस्लिम्स की मेजॉरिटी इट वाज अ सेपरेट पार्ट. सो मुस्लिम्स वर रियली वेरी हैप्पी विद दिस पार्टीशन, लेकिन हिंदूज को इससे बहुत प्रॉब्लम हुई जिसके रिजल्ट में उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट जो है उसका आगाज किया. और ये स्वदेशी मूवमेंट जो है उसमें उनका क्या नैरेटिव था, उन्होंने तमाम ब्रिटिश जो गुड्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जो उनकी एजुकेशन है, इंस्टीट्यूशंस है, उनका बाइकआउट कर दिया. उन्होंने कहा हम इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे एंड वी आर गोइंग टू प्रमोट आवर ओन इंडस्ट्री, आवर ओन गुड्स, और हम अपनी चीज़ों को जो है वो इस्तेमाल करेंगे. इससे हुआ क्या, इसका चाहते दरअसल वो क्या थे, एक तो दे वांट टू बिल्ड प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट कि आपका जो ये तरीका है या जो आपने ये एक फैसला किया है द पार्टीशन ऑफ बंगाल, दिस इज रॉन्ग और इसको आप वापस करें. और दूसरा उनका क्या था, टू एम्पावर देमसेल्व्स, अपनी एक एम्पावरमेंट दिखाना कि हमारे पास जो है पावर है. अदरवाइज मुस्लिम्स वर रियली वेरी हैप्पी क्योंकि उनको जो है एक तरीके से एक अपना एक इलाका मिल गया था वेयर दे वर एबल टू प्रैक्टिस देयर ओन practice with freedom, their religion, their government practices. So इस वजह से वो बहुत हैप्पी थे, but Hindus were not happy with this partition. तो इसके बाद एक important जो इवेंट हुआ in 1906, that was the शिमला डेपुटेशन. अब शिमला डेपुटेशन जो है वो किस लिए हुआ था? ये शिमला डेपुटेशन जो है it was a kind of a result of the partition of Bengal. यहाँ पे मुसलमान जो हैं वो चाहते थे कि वो ये बता सकें कि हमारे जो राइट्स हैं they are not enough
और हमें जो है प्रॉपर इलेक्टोरेट के राइट्स दिए जाएं जितने हिंदुओं के पास हैं, ताकि हम भी जो है वो फ्रीडम से यहाँ रह सकें और सुकून से रह सकें और हमारे पॉलिटिकल और हमारे ह्यूमन राइट्स जो हैं उनको जो है वो सेफ गार्ड किया जा सके। तो इसके लिए जो है सम प्रोमिनेंट 35 लीडर्स जो है उन्होंने एक जो है वो डेपुटेशन बनाया और वो गवर्नमेंट के पास गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गए और वहां उन्होंने अपना नैरेटिव रखा कि वी मस्ट हैव separate electoral rates in the in the government. So next was in 1906 the formation of British All India Muslim League, which was a very important event in the history of Pakistan, in the creation of Pakistan. यानी कि पाकिस्तान बनने में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था वो था मुस्लिम लीग का बनना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का बनना। इससे पहले मुसलमानों की कोई जमात नहीं थी, कोई ऐसी रिप्रेजेंटेटिव जमात नहीं थी जो कि सब कॉन्टिनेंट या बड़े सगीर के मुसलमानों को जो है वो रिप्रेजेंट कर सके। कांग्रेस एक वाहिद जमात थी जो कि पूरे जो है वो जो सब कॉन्टिनेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रही थी, और उसमें भी ज्यादा हिंदूज की मेजॉरिटी थी और वो जो है वो अपने राइट्स को ज्यादा रिप्रेजेंट करते थे। इसी तरीके से स्वदेशी मूवमेंट भी इसी का एक नतीजा था, क्योंकि मुसलमानों को सप्रेस किया जा रहा था। तो मुस्लिम लीग का जो इनिशिएटिव था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो बनाई गई, इट वाज अ ग्रेट इनिशिएटिव और इसकी बहुत बड़ी अहमियत है पाकिस्तान बनने में। तो आप देखते जाए कि किस तरीके से ये कनेक्शंस जो है वो बनते जा रहे हैं। तो लेट्स हैव अ लुक। इन इंडिया द इंडियन नेशनल कांग्रेस क्लेम टू रिप्रेजेंट ऑल इंडियंस रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन। ठीक है, इंडियंस क्योंकि वो वहां के रिहायशी हैं, वेदर दे आर मुस्लिम्स और हिंदूज, वो सबको जो है उनका कहना यह था कि हम उन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। However, Muslims being the second majority community did not receive adequate political rights in the government. As a result, Muslims felt the need for a political party that could advocate for their rights. तो इस वजह से इसका आगाज हुआ और ये बनी कैसे? Let's have a look. The idea from All India Muslim League emerged during 20th session of the Mohammedan Educational Conference. A committee was formed to draft the constitution with Sir Agha Khan as its president and Sayyid Hassan Bilgirami as the secretary. Nawab Mohsinul Malik and Nawab Wakarul Malik were appointed joint secretaries and 6 vice presidents were also chosen. The All India Muslim League was officially founded on 30th December 1906 under the presidency of Nawab Wakarul Malik. तो ये तमाम वो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जिनकी प्रेसिडेंसी में, जिनके मौजूदगी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ये स्टार्ट हुई थी। तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द क्रिएशन ऑफ द पाकिस्तान, और इसकी वजह से मुसलमानों को अपने राइट्स के अवेयरनेस के बारे में जो है वो पता चला था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी which was happened in 1909. The Morley Minto reforms from 1909 introduced separate electorates for Muslims and expanded Indian representation in legislative bodies. तो ये मॉरले मिंटो है, दो बहुत इंपॉर्टेंट वाइसरॉयज हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के, which was in subcontinent. तो क्या था ये रिफॉर्म? Let's have a look. So Minto-Morley reforms in 1909 were a significant step by the British government in response to the growing political pressure in India. So basically हुआ क्या कि अब इंडियन गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि आप हमें प्रॉपरली राइट्स नहीं दे रहे। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक क्या, जब उनके खिलाफ जो है वो आज़ादी की एक जंग लड़ी गई थी, तो उन्होंने क्या सोचा था? उन्होंने ये सोचा था कि वी आर गोइंग टू डिवाइड देम एंड वी आर गोइंग टू रूल देम। तो आहिस्ता आहिस्ता बड़े सगीर के जो रिहायशी थे, वेदर दे वर हिंदूज और द मुस्लिम्स, उनको आहिस्ता आहिस्ता अपने राइट्स के बारे में पता चलता गया। सो मुस्लिम्स वर द सेकेंड मेजॉरिटी, फर्स्ट मेजॉरिटी तो जो थे फिर वो हिंदूज थे। तो मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के बनने के बाद उन्होंने कहा कि हमें हमारे सेपरेट इलेक्टोरेट राइट्स चाहिए। जब तक आपके पास इलेक्टोरेट राइट्स नहीं होते, आपके पास वोट कास्ट करने का आपको इख्तियार नहीं होता, आपके पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं होते, तब तक आप अपने आप की कोई भी बात जो है वो नहीं मनवा सकते। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म, जिससे मुसलमानों को जो है उनके सेपरेट इलेक्टोरेट राइट्स दिए गए। इसके अलावा उनको जो है वो पॉलिटिक्स में इंडियंस को जो है उनके लेजिस्लेटिव पावर जो है उसको इंक्रीज किया गया। एंड they expanded the legislative council memberships, उनको membership जो है उसकी पावर को एक्सीड किया गया।
While some Indians welcomed the reforms, others criticized them, leading to divisions within Indian National Congress between moderates and extremists. However, the All India Muslim League supported the reforms and cooperated with the government to implement them. अब दो क्योंकि पार्टीज थी, कांग्रेस में दो तरीके के पार्टीशन हो गए, कुछ ने इन रिफॉर्म्स को वेलकम किया, कुछ ने कहा कि नहीं भाई मुसलमानों को जो है वो इतने राइट्स देने की जरूरत नहीं है, दे वर एक्सट्रीमिस्ट। तो क्या हुआ, मुसलमानों ने, मुस्लिम लीग ने इसको वेलकम किया क्योंकि उनको जो है पहली दफा उनके सेपरेट राइट्स जो हैं वो मिल रहे थे, और इस तरीके से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है रिफॉर्म था इन द history and creation of Pakistan. So my dear students, again moving forward towards the World War I, which happened from 1914 till 1918, 4 साल के लंबे अरसे पर मुहित एक बहुत बड़ी जंग थी जो कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लड़ी गई, एंड सब कॉन्टिनेंट वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। वाई इट वॉज अ पार्ट ऑफ इट? क्योंकि ये ब्रिटिश कॉलोनी था, एंड ब्रिटिशर्स हैड अ ग्रेट पार्ट टू प्ले इन दिस वर्ल्ड वॉर। सो उन्होंने बहुत बड़े जो है एक फोर्स सब कॉन्टिनेंट से भी तैयार की थी, और इसमें मुसलमानों में हिंदू सिख तीनों जो है रिलीजन्स उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अल्टीमेटली दे वर नॉट हैप्पी विद इट। क्यों? क्योंकि ये उनकी मर्जी के बगैर हुआ था, और उन्होंने बस एक तरीके से, क्योंकि गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि आपको भी लड़ाई में जाना है, और बहुत से लोग उन्होंने बहुत जो है वो दलेरी से इसके अंदर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज भी जो है सब कॉन्टिनेंट से वहां भेजे गए। सो वर्ल्ड वॉर वन widened a profound influence on India's political panorama. The British government's electoral decision to involve India in the war without consultation with Indian leaders. तो बगैर इंडियन लीडर्स की कंसल्टेशन के ये जो है वो फोर्स तैयार की गई थी यहाँ से, और उनको वहाँ भेजा गया था। बहुत से लोग जो हैं they died in it, a lot of were wounded, और बहुत से लोग जो है वो इसमें लापता भी हुए, और बहुत सा रिसोर्स जो है वो भी इसके अंदर इस्तेमाल हुआ था फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाज द लखनऊ पैक्ट व्हिच हैपेंड इन 1916। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैक्ट था। क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे? लेट्स हैव अ लुक। सो द लखनऊ पैक्ट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। द पैक्ट कॉल्ड फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन द स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एट द स्टार्ट मुसलमान और हिंदू जो थे, दे वर अल्टीमेटली अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो कहते थे कि हमने इनसे आज़ादी लेनी है। तो ये पैक्ट क्या था? ये पैक्ट था कि हम दोनों इकट्ठे हैं और हम इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है अपनी इंडिपेंडेंस या अपने फ्रीडम के लिए जो है वो कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट वाज द जलियांवाला बाग मैसाकर इन 1919। ये तारीख का एक बहुत ही जो है वो दुख भरा सानेहा था जो कि हुआ। क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे? लेट्स हैव अ लुक। ये मॉन्यूमेंट है जलियांवाला बाग में जो आज भी वहां वाक़ है। द ट्रेजिक इंसिडेंट एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर इन 1990 where British troops opened fire on peaceful assembly sent shockwaves throughout the nation। ना सिर्फ नेशन सब कॉन्टिनेंट में बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक तरह से शॉक वेव थी, क्योंकि वहां पर बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे जिनके ऊपर ब्रिटिश आर्मी जो है उन्होंने फायर ओपन कर दिया था, और बहुत सी कैजुअलिटीज जो है वो वहां हुई थी, और 15 मिनट तक दे केप्ट द फायर ओपन। तो हुआ क्या था? The Rowlatt Act introduced by the British government on 10th March 1919। ठीक है, अब एक Rowlatt Act था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और ये क्या एक्ट था? इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी उनकी मर्जी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा उसको वो नजरबंद कर सकते हैं या उसको वो सजा दे सकते हैं। ये ऐसा उन्होंने इस एक्ट में कहा था, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जो हैं बहुत ज्यादा नाराज थे। सो अलाउ द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन और रिस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल्स विदाउट ट्रायल फॉर इन्वॉल्वमेंट इन रिबेलियस एक्टिविटीज। लेकिन अब रिबेलियस एक्टिविटी होनी जरूरी है। अपोज बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, डॉक्टर शफीउद्दीन and Dr. Satyapal arrested in Punjab on 10th April 1919। अब इनको बगैर किसी ट्रायल के, बगैर किसी इल्जाम के, इन दोनों जो बहुत प्रोमिनेंट लीडर्स थे इनको गिरफ्तार कर लिया गया इन पंजाब, जो कि उस वक्त इंडिया में मौजूद था पंजाब, अब पार्टीशन हो चुकी है उस पंजाब की। तो देन पंजाब में इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, और हुआ क्या कि प्रोटेस्ट किया गया इसके अगेंस्ट हेल्ड इन जलियांवाला बाग पंजाब ऑन 13th April 1919। Peaceful gathering attended by hundreds. British officer General Dyer ordered troops to open fire without warning. 15 minutes firing result in approximately 379 deaths. Incident remembered as Jallianwala Bagh massacre.
और इसी वजह से इसको जलियांवाला बाग मैसेकर कहा जाता है, क्योंकि 15 मिनट तक उन्होंने फायर ओपन किए रखा और बहुत सी कैजुअलिटीज हुई, बहुत से लोग जख्मी हुए एंड मोर देन 350 people, like around 400 लोग जो हैं उनकी डेथ हुई थी. So my dear students, moving on towards the next part, which is the Khilafat movement, which happened from 1919 till 1924. अब ये एक बहुत important जो है एक event था. ये किस लिए result हुआ? It happened as a result of the World War I. अब World War I में Ottoman Empire जो थी, which was now Turkey, और बहुत से और हिस्से भी थे उसके साथ, जो Ottoman Empire है वो क्योंकि जर्मनी का साथ दे रही थी और जर्मनी को डिफीट हुई थी, तो ऑटोमन एम्पायर जो है अल्टीमेटली उसको जो है वो तकसीम किया जाया था, उसके जो है वो टुकड़े हो गए थे. सो मुसलमान जो है उनको बहुत तकलीफ थी और उन्होंने कहा था ब्रिटिशर्स से कि इसको जो है हमारे जो एसेट्स हैं, मुस्लिम एसेट्स हैं या जो सेक्रेट प्लेसेस हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए. और एज अ रिजल्ट ऐसा नहीं हुआ, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट जो है एक मूवमेंट चलाई विच वाज नोन एज द खिलाफत मूवमेंट. और ये खिलाफत मूवमेंट जो है इसके अंदर बहुत अहम किरदार जो है वो जो अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली जौहर और उनके जो भाई थे, दे वर प्रोमिनेंट इन इट. तो हुआ क्या था कि जब डिवीजन हो गई ऑटोमन एम्पायर की, द मुस्लिम सडेंट एज प्रॉमिस प्रोटेक्शन फॉर होली प्लेसेस एंड टेरिटरीज नॉट फुलफिल्ड. मुस्लिम लीडर्स लाइक मौलाना मोहम्मद अली जौहर एंड मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एंड मौलाना शौकत अली joined the movement, aimed to protect holy places, restore Ottoman Empire, preserve territories. Now the Khilafat Committee and the Congress formed delegations led by Maulana Muhammad Ali Johar to present demands in England in 1920. 1920 में वो एक डेलीगेशन लेकर गए इंग्लैंड और वहां उन्होंने जाके अपनी डिमांड्स जो है रखी, जिनको कोई खास नोटिस नहीं मिला और उनकी कोई सी भी डिमांड जो है वो नहीं मानी गई. So British government unwillingly to compromise delegation returned unsuccessful. Non-corporation movement launched in response supported by Congress and Mahatma Gandhi. Muslims boycotted offices, schools, courts, resigned from posts. तो गांधी जो है उन्होंने महात्मा गांधी ने एक चीज प्रपोज की मुसलमानों को कि आप तमाम चीजों का जो है वो बायकॉट कर दें और इससे जो है बहुत प्रेशर आएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट पे. Many arrests but movement did not achieve desired goals. अब ये जो मूवमेंट है ये कोई इसको डिजायर्ड गोल्स नहीं मिले और एक तरह से ये फेलियर था और इसके रिजल्ट में हिजरत भी हुई थी, जो कि अफगानिस्तान, उन्होंने कहा कि ये जो हिस्सा है यहाँ पर हम नहीं रह सकते और बहुत से मुसलमान जो है उन्होंने अफगानिस्तान की तरफ हिजरत की और उन्होंने कहा कि हम जो है वो ये मुल्क छोड़कर जा रहे हैं और हम मुसलमान मुल्क में जाएंगे और वो अफगानिस्तान है और इसको दारुल हर्ब जो है वो कह दिया गया. अब हुआ क्या कि जैसे अफगानिस्तान में बहुत से लोगों ने एकदम से बॉर्डर पे पहुंचे तो उन्होंने अपने बॉर्डर को सील कर दिया और इस वजह से बहुत से मुसलमानों को बहुत सी तकलीफ का जो है वो सामना करना पड़ा और ये मूवमेंट जो है एक तरीके से बिल्कुल जो है वो फेल हो गई थी. Now moving forward towards the non-corporative movement. So in 1920, Mahatma Gandhi assumed leadership of the non-corporative movement, which promoted non-violent cooperation with the British authorities. So this was an important part. So the non-corporative movement was launched in 1920 by Mahatma Gandhi in response to the Rowlatt Act at Jallianwala Bagh massacre. It called for a boycott of British goods and institutions. The movement unified Indians from all walks of life and had a significant impact on the Indian independence movement and raising awareness and putting pressure on the British government. Though it faced challenges and was eventually called off in 1922, it inspired future Indian leaders and marked a major turning point in the fight for independence. तो माय डियर स्टूडेंट्स, कनेक्शन और पॉइंट्स आप बनाते जाएं जरा. और अब आप देखें ये जो नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट थी जो कि 1920 में स्टार्ट की गई, ये जलियांवाला बाग के रिस्पॉन्स में ही थी एक तरीके से, जिसमें उन्होंने तमाम इंडियन गुड्स जो ब्रिटिश गुड्स हैं उनको दोबारा से बायकॉट किया. महात्मा गांधी ने इसका आगाज किया था. इट वॉज कॉल्ड ऑफ इन 1922 और ये कोई इतनी ज्यादा खास सक्सेसफुल नहीं हुई थी, लेकिन जो फ्यूचर में आने वाले इंडियन लीडर्स थे उनको इस बात का पता चल गया था कि किस तरीके से हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, अपने राइट्स के लिए हम किस तरीके से फाइट कर सकते हैं. तो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच इज द साइमन कमीशन इन 1927. इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और ये भी जलियांवाला बाग के ही रिस्पॉन्स में हुआ था. The appointment of the Simon Commission by the British government in 1927 was met by widespread protests in India. The absence of Indian representation in the commission targeted demands for self-governance.
सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे 1990 के रिफॉर्म्स से? जो इंडियंस हैं दे वर नॉट हैप्पी, सो साइमन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ जिसमें लॉर्ड आयरन जो थे उन्होंने एक कमीशन बनाया और 1927 में इस कमीशन को जो है which was compromising of 7 British members, it was led by Sir John Simon. So इसमें lack of Indian representation थी, तमाम जो है वो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव्स थे और 1927 में इसका बायकॉट किया गया और मद्रास में ये सेशन हुआ जिसमें जो है इसका बायकॉट प्रॉपर्ली किया गया और इस बायकॉट को जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन्होंने इसको सपोर्ट किया। और इसके बाद जिन्ना ने इसके अंदर ये स्टेटमेंट दी थी कि जलियांवाला बाग जो था वो एक मैसेकर था, लेकिन जो ये साइमन कमीशन है ये सोल का मैसेकर है। अराइवल एंड ऑपोजिशन, सो 1928 में जब ये कमीशन अराइव्ड इन बॉम्बे ऑन 3 फरवरी 1928, तो इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा फ्रॉम ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ देयर, चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा कंडेम किया और बहुत से स्लोगन्स जो हैं गो बैक साइमन की तरह के जो है वो वहाँ पर उनका इनिशिएट हुआ। सो मुस्लिम लीग स्प्लिट while one faction of the Muslim League supported the boycott and other faction led by Muhammad Shafi backed the commission. तो अब मुस्लिम लीग के अंदर यहाँ पे दो हिस्से हो गए थे, कुछ ने जो है इसके अगेंस्ट आवाज उठाई थी इस कमीशन के, लेकिन कुछ जो है पार्टी के मेंबर्स जो हैं उन्होंने इसको साइमन कमीशन की तरफदारी भी की थी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेहरू रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी क्योंकि इसी के जवाब में कादर आजम के 14 नुकात जो हैं वो सामने आए थे। सो 1928 में नेहरू रिपोर्ट क्या थी? लेट्स हैव अ लुक। द नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928 लेड बाय द मोतीलाल नेहरू प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स for India, advocating for dominion status and universal suffrage, reflecting the aspirations of Indian National Congress. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन्होंने मोतीलाल नेहरू ने क्या किया कि इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें इंडियंस के जो राइट्स थे उसके खिलाफ उसके लिए एक आवाज़ उठाई गई। मुसलमान जो थे फ्रॉम मुस्लिम लीग उन्होंने अपनी कहा कि हमारे भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप इसमें ऐड करें, जिनको ऐड नहीं किया गया। और फिर क्या हुआ, मुसलमान जो है मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो नाराज़ थे और इसी के रिजल्ट में जो है एज अ रिजल्ट मुस्लिम लीडर्स जो है इन्होंने इसको बायकॉट किया, इसको कंडेम किया एंड एज अ रिजल्ट जिन्नाज 14 पॉइंट्स केम और उन्होंने इस तरीके से अपने 14 नुकात दिए in 1929. So in 1929 Muhammad Ali Jinnah represented his 14 points outlining the demands from Muslim community and underscoring the significance of protecting their political rights and representation. So नेहरू रिपोर्ट के बाद मुसलमान लीडर्स जो हैं उनको एक तरह से अच्छी तरह पता चल गया था कि हमारे राइट्स को इन्होंने सप्रेस ही करना है। आज़ादी मिल भी गई अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट से, so the Hindus won't let us live freely and happily, हमारे राइट्स को ये हमेशा सप्रेस करेंगे, इस बात का अच्छी तरह से पता चल गया था। एंड एट दैट पॉइंट कायदे आजम गेव हिज फेमस 14 पॉइंट्स, जिनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन proposed by federal constitution and with residuary powers जो है प्रोविंसेस के अंदर तमाम मुसलमानों को दी जाए, ऑटोनॉमी फॉर प्रोविंसेस, माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटीज़, जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी के एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है मुसलमानों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और वहाँ उनको जो है लिबर्टी दी जाए। इसके अलावा रिलीजियस लिबर्टी जो है वो भी दी जाए। तो दीज वर हिज 14 पॉइंट्स। इनके अंदर कुछ और चीज़ें हैं, कंसेंसस रिक्वायरमेंट, सिंध सेपरेशन, रिफॉर्म्स इन NWFP इन बलूचिस्तान, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन सर्विसेज, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम कैबिनेट रिप्रेजेंटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, कंसेंट। तो ये तमाम वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मुसलमानों की फेवर में थे, जो कि मुसलमानों को एक तरीके से एम्पावर कर रहे थे विद इन इंडिया। So my dear students, next is Allama Iqbal's Allahabad address in 1930. It was very important address, तारीखी बयान था ये। इसके क्या important points है? Let's have a look. Allama Iqbal's address outlined the vision for a separate Muslim state, stressing Muslims' unity and introducing the two-nation theory. तो यहाँ पे इन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का जो है वो ख्वाब दे दिया था और ये मुद्दा रख दिया था कि मुसलमानों के लिए एक आज़ाद रियासत होनी चाहिए। So several factors led Muslims to consider the necessity for a separate homeland. Hindus proposed the Nehru Report, ignoring Muslims' interest, while the British neglected Muslim rights, especially in education and government. In response, Allama Muhammad Iqbal addressed these challenges in a historical speech.
He suggested uniting Punjab, NWFP, Sindh and Balochistan into a self-governing Muslim state, whether within or outside the British Empire. Iqbal emphasized Islam's principles and Muslims' distinct identity, advocating for a separate homeland where they could live by Islamic values. तो आप देखें कि इन्होंने यहाँ पे ये बताया कि जहाँ पे हमारी अक्सरियत है हमें वो अलहदा वतन दे दो, चाहे हमारी अलहदा गवर्नमेंट बना दो या विद इन ब्रिटिश एम्पायर ही हमें अलहदा कर दें, और हमें वहाँ पे पूरा राइट होना चाहिए कि हम अपने रिलीजन को जो है वो फ्रीली प्रैक्टिस कर सकें. तो माय डियर स्टूडेंट्स, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच हैपन इन 1930 to 1932, 3 दफा ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, 2 and 3. ये बहुत सी जो है वो नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट जो थी उसके रिजल्ट में बुलाई गई, जो मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही थी इंडिया में, जो प्रेशर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर डाला जा रहा था फ्रॉम द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, उसके रिजल्ट में ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिसके अंदर प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स जो हैं वो उनको ब्रिटिश इंग्लैंड बुलाया जाता था और वहाँ पे ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई. तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो है इनके अंदर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी शिरकत की. आफ्टर द failure of Salman Commission, Muslims and Hindus openly disagreed on each other's demands as presented in the Nehru Report and Jinnah's 14 points. To resolve the matter, British Prime Minister Ramsay MacDonald summoned Indian leaders to attend the Round Table Conference starting on 19th June 1930. ये पहली दफ़ा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसके बाद 1932 तक 2 और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, जिसको गोलमेज कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने आज के इस पार्ट ए को, विच वाज क्वाइट एन एलैबोरेशन ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स फ्रॉम 1905 टिल 1932 तक हमने डिस्कस की. नेक्स्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो फॉर प्रैक्टिस यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो, और यू कैन गेट इट इन प्रिंट फॉर्म बाय योर टीचर. पॉज द वीडियो and quickly finish the worksheet. Teachers, if you do not have time, you can also give this worksheet as the homework. But further, the homework is the developmental activities which are given on page number 15 and 16. आप ये students को assign करें ताकि वो research based या further जो है इन important political events को जो है वो discuss कर सकें. So this will be your homework. So my dear students, conclusion क्या है कि मुख्तलिफ अदवार में 1905 से लेके या 1906 से लेके 1947 तक बहुत से इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई थी विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. हमने कुछ को आज डिस्कस किया है, बाकी को हम अगले लेसन में डिस्कस करेंगे. Until then, take care of yourself and the people around you. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.